हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को। आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये एक छोटा सा चैप्टर है जो यहाँ पर कंपनी लॉ में आपको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 6 है। इसका ऑलरेडी एक पहले हम वीडियो बना के आए हैं जिसमें हमने बेसिक समझा था कि ऑपरेशन होता क्या है और मिसमैनेजमेंट होता क्या है, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है। आफ्टर दैट उसके बाद में हमने बात करी थी उसी वीडियो में बेसिक सेक्शन की 241 मीन्स अगर कोई एप्लीकेशन देना चाहता है तो वो कौन होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। मेंबर यहाँ पर एप्लीकेशन देगा और कौन से मेंबर के पास में राइट है, यानी कि क्राइटेरिया क्या है, वो 244 के अंदर दिया गया है। सो 241 टू 244 ये दो सेक्शन हम लास्ट वीडियो में देख के आए हैं। आज इस वीडियो का अगर आप टाइटल देखेंगे तो हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे कि ट्रिब्यूनल के पास में क्या क्या पावर्स है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है तो किस तरीके के ऑर्डर्स दे सकता है और उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो हम देखेंगे 243 के अंदर। उसके बाद हम आगे जाएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेम टॉपिक जो चल रहा है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। आपके सीए फाइनल लेवल पर कंपनी लॉ के अंदर आपको ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। सो लास्ट वीडियो में जो एक वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर का, हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि ऑपरेशन क्या होता है और मिसमैनेजमेंट क्या होता है। इस वीडियो के टाइटल में आपको दिख रहा होगा मेन दो चीज़ें हम देखेंगे, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल और साथ में एक और टॉपिक है क्लास एक्शन। तो सेक्शन 242, 243 और 245, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों बात चल रही थी पिछले वीडियो में 241, 244 दो सेक्शंस के बारे में हमने बात करी थी। ज़रा उसको हम थोड़ा सा टच करते हैं ताकि हम यहाँ पर वापस कंटिन्यूटी में अच्छे से चीज़ें देख पाए। 241 ने हमको सिंपल सी बात बोली है कि बॉस अगर आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास में। किस चीज़ का आप एप्लीकेशन दे रहे हैं? सर हम ना ऑपरेस हुए हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं किया, यानी कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। तो सर जो यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो कौन होना चाहिए? वो ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ही ये काम कर सकता है। मीन्स है क्रेडिटर यहाँ पर कवर्ड नहीं है, सर डायरेक्टर यहाँ पर कवर्ड नहीं है। यस, सिर्फ मेंबर एंड ओनली मेंबर ट्रिब्यूनल को यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकता है ओनली फॉर द रीजन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं 241 के अंदर। ना हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बट क्या हर कोई मेंबर आकर यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा सकता है कंपनी के ऊपर कि यार बॉस ये क्या चल रहा है यार, यहाँ पर आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कर रहे हो? नहीं। तो वहाँ पर एक एप्लीकेबिलिटी है, एक क्राइटेरिया है। तो 244 बीच में आया। 244 भाई साहब कह रहे हैं, इनका कहना है कि बॉस अगर आपकी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है और आपकी कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है, ठीक है, इन दोनों ही केस में क्राइटेरिया हम यहाँ पर अलग अलग रखेंगे। तो क्राइटेरिया उन्होंने थोड़ा सा सिंपल सा रखा। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर आप शेयर कैपिटल वाली कंपनी है आपकी, तो मिनिमम या तो आप नंबर्स में यहाँ पर इस चीज़ को संभालिए, तो यहाँ पर या तो आप नंबर्स में चीज़ों को संभालिए या फिर आप वैल्यू में संभालिए। ठीक है, अच्छा अगर नंबर में संभालेंगे तो मिनिमम 100 या फिर 1/10 ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, विच एवर इज लेस, ये नंबर्स में हो गए। और अगर वैल्यू की आप बात करेंगे तो एक मेंबर हो या फिर बहुत सारे मेंबर्स हो, उनका वैल्यू मिनिमम 10% ऑफ टोटल इश्यूड शेयर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो डायरेक्टली 1/5 यानी कि 20% ऑफ नंबर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। मतलब आपको एक क्राइटेरिया तो फुलफिल करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, यानी कि इस वाले में और इस वाले में, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यू में और लगा हुआ है बीच में। ठीक है, तो ये 241 और 244 हम देख के आए थे। अब हम जरा बात क्या करने वाले हैं, 242 के बारे में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन आपने दे दी, एप्लीकेशन के लिए आप एप्लीकेबिलिटी में फिट बैठ गए, क्राइटेरिया आपका यहाँ पर टिक हो गया, तो 241 244 हो गया। बीच में 242 243 और डायरेक्टली जंप करके 245। ओके ओके ओके, 2 मिनट मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर सीरीज़ क्या चल रही है सेक्शन की। देखिए 241 से शुरुआत हुई है, 242 है, 243 है, 244 है और 245 है। ठीक है, जिसमें से हम ये कर चुके हैं और हम ये भी कर चुके हैं। ये बताता है क्राइटेरिया और ये बताता है कि एप्लीकेशन किसको देना है और कैसे देना है। 242 बात करेगा ट्रिब्यूनल की पावर्स क्या है और अगर उसको नहीं माना गया तो क्या पेनल्टी लगेगी, वो 243 में बताया जाएगा। और लास्ट में 245 हमको बताएगा क्लास एक्शन क्या होता है।
ठीक है, सिंपल सी बात है। तो टोटल हमको ये 5 सेक्शन ही दिए गए ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर। यस, ये पांचों ही हमको यहाँ पर स्टडी करने हैं। तो 242 को विदाउट फेल हम स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं आप उनको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही समराइज्ड नोट्स हैं, जितनी हमको ज़रूरत है यहाँ पर बात समझने के लिए सिर्फ वही यहाँ पर हमने लिया है। पूरा मॉड्यूल पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, हमने बिल्कुल पढ़ा है, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है, भगवान है, बट आप सिर्फ वही पढ़िए ना जो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको आप इन वीडियोस के थ्रू सिंगल टाइम में आप कवर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो सेक्शन 242 की स्टार्ट कैसे हो रही है जरा देखिए। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल तो है, पहली लाइन पढ़िए। आफ्टर द एप्लीकेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 241 एंड द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन। ओके, सो 241 के अंदर हमारे पास में एप्लीकेशन क्या आ चुकी है, एप्लीकेशन बिल्कुल आ चुकी है। 241 में मेंबर आ गया ट्रिब्यूनल के पास में कि बॉस ये दिक्कत है हमको। तो ट्रिब्यूनल ने पूरी केस की जांच पड़ताल करी और उसने अपना एक ओपिनियन क्रिएट किया। क्या किया? ओपिनियन क्रिएट किया। ठीक है, तो अब ज़रा हम थोड़ा और बैकवर्ड में आपको ले जाता हूँ। 241 में हमने कुछ 4 क्वेश्चंस को एड्रेस किया था। पहला क्वेश्चन हमने एड्रेस किया था वाई, ऑपरेशन क्यों, यानी कि ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का रूल हमने वहाँ पर समझा। उसके वाई ऑपरेशन समझने के बाद में हमने ये बात करी कि व्हेन। तो आप जो ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन कब हो रहा है, तो व्हेन की भी ज़रूरत है। अच्छा, हु, तो मेंबर्स की बात कर ली कि मेंबर्स यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर रीजंस की बात हमने करी थी साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो रीजंस में हमने देखा था कि यहाँ पर मेंबर्स को 2 चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। पहली दिक्कत उनको क्या हो सकती है कि कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं वो सब गलत तरीके से यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से या तो मेंबर्स को या तो कंपनी को या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को, किसी को भी यहाँ पर किसी का इंटरेस्ट यहाँ पर दिक्कत में आ रहा है या फिर प्री जुडिशियल है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी डिसीजन ले रहे हो इन योर कंपनीज अफेयर्स, ऐसा कंडक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से किसी का इंटरेस्ट यहाँ पर ख़राब हो रहा है, तो उस वजह से क्या वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी आता है? बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की हम डेफिनेशन देखेंगे। 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि आपके कोई भी ऐसे अफेयर्स जो यहाँ पर प्रीजुडिशियल है, इन तीनों को, ये पॉइंट तो आता ही है। साथ में दूसरा पॉइंट वहाँ पर क्या आता है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में, वहाँ पर डेफिनेशन ये चीज़ भी बोलती है कि आपने कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दिया है या फिर कोई ऐसा मटेरियल चेंज किया है, मटेरियल चेंज जिससे शेयर होल्डिंग चेंज हो गई है, या फिर ऐसा कोई चेंज आया है आपके मैनेजमेंट में, आपको कंपनी को संभालने वाले लोगों में आपने कुछ यहाँ पर ऐसा चेंज किया है, कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास किया है जिसकी वजह से यहाँ पर अब फ्यूचर में जो कंपनी का कंडक्ट होगा वो गलत तरीके से होगा। बराबर है, तो ये 2 चीज़ें आती है। तो अगर ट्रिब्यूनल को भी एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद में लगता है कि यस यार बिल्कुल सही है, ये बात तो लग रही है, कंपनी के अफेयर्स तो गलत तरीके से यहाँ पर कंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, देखिए, कंपनीज अफेयर्स हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड बीन जुडिशियली और ऑपरेसिवली टूवर्ड्स एनी मेंबर और पब्लिक और कंपनी। प्री जुडिशियली आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है ना, और क्या, एंड लिखा हुआ है क्योंकि एंड द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट टू वाइंड अप द कंपनी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर ये आप आंसर में लिख के आते हैं तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या है? द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट टू वाइंड अप द कंपनी वुड अनफेयरली prejudice such member or members, but that otherwise the facts would justify the making of a winding up order on the ground that it was just and equitable that the company should be wound up। दोनों बातें कही जा रही है यहाँ पर। ट्रिब्यूनल क्या बोल रहा है कि देखिए, जो यहाँ पर पाप किया है, जो एक्ट किया है, वो तो बड़ा संगीन है, गलत तो है, और उसको ना उस एक्ट की वजह से इस कंपनी को वाउंड अप कर देना चाहिए, बट हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंबर्स के ऊपर प्री जुडिशियल होगा। एकदम से कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए बोल देना मेंबर्स के लिए भी गलत है। तो वैसे तो ये गलत है, बट जो फैक्ट है, उसके जो केसेस है वो ये बता रहे हैं कि यार ये अभी कंपनी को वाइंड अप के लिए बोलना ही एकदम सही होगा। सर, कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े एक ही बात हो रही है? बिल्कुल, उनका बस ये कहने का मतलब है टू शो द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम या फिर सिवियरिटी ऑफ द एक्शंस, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी।
वी नो यहाँ पर मेंबर्स को थोड़ा प्रीजुडिशियल लगेगा, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ये एक्ट भी जा रहा है, एकदम से कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए बोलना, बट व्हाट टू डू, हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन ऑफ दिस एंड दिस, तो वो क्या बोलेगी आगे, वो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स पास करेगी। अब वो ऑर्डर्स क्या क्या पास कर सकती है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रिब्यूनल बोल सकती है कि बॉस यार, एक तो तुम्हारे जो कंडक्ट है ना, यानी कि जो तुम्हारे कंपनीज़ के अफेयर्स संभालने का जो तरीका है ना, उसको आप थोड़ा सा चेंज करो, फ्यूचर में आप ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा करोगे, ऐसा कोई भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है। ट्रिब्यूनल और क्या बोल सकती है, ट्रिब्यूनल बोल सकती है कि यार ये माइनॉरिटी को तुम बहुत परेशान कर रहे हो, तो एक काम करो, यहाँ पर जितने भी शेयर्स हैं ना कुछ कैटेगरी के, उन शेयर्स को या उन सिक्योरिटीज़ को हम परचेज करने का बोल देते हैं। कौन परचेज करेगा, एक मेंबर के शेयर्स दूसरे मेंबर को परचेज करने का वो बोल सकती है, ठीक है, या फिर एक मेंबर के शेयर्स वो कंपनी को परचेज करने का बोल सकती है। सो परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर बाय अदर मेंबर्स बाय द कंपनी। सर इससे क्या होगा, कंपनी खरीद रही है किसी मेंबर के शेयर्स, एक मेंबर दूसरे मेंबर के शेयर्स खरीद रहा है, इससे सर शेयर होल्डिंग के परसेंटेज में चेंज आएगा, और जो भी चीज़ यहाँ पर गलत तरीके से हो रही थी उसको रोका जा सकता है, फ्यूचर कंडक्ट सही बन सकता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर दे सकती है। अब उल्टा कर लीजिए, ट्रांसफ़र करने का तो बोल सकती है, पर ट्रांसफ़र को क्या रोक भी सकती है, यस, ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। इसके अलावा आपने कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट पास किया होगा पास्ट में, ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल क्या बोलेगी, बॉस वो जो एग्रीमेंट किया है ना आपने, हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकती है। एग्रीमेंट में वो चेंजेस करने का बोल सकती है, उसको मॉडिफाई करने का बोल रही है, या फिर एग्रीमेंट साइड में हटाइए आप, नहीं 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 इस एग्रीमेंट को अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या फिर उसको एकदम टर्मिनेट करने का बोल सकती है, ठीक है। कौन सा एग्रीमेंट, जैसे यहाँ ऊपर 2 पॉइंट थे, वैसे 2 पॉइंट यहाँ पर भी है। एग्रीमेंट 2 पार्टीज़ के बीच में होता है, राइट, ये तो हमको पता है। तो यहाँ पर वो पार्टीज़ कौन है, एक तो कंपनी है डेफिनेटली दोनों केसेस में, बट कंपनी का किसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, अगर कंपनी का किसी खुद के एमडी, डायरेक्टर या मैनेजर के साथ में हुआ है, या किसी अदर पर्सन के साथ में हुआ है, यानी कि थर्ड पार्टी, बाहर का पार्टी हो, कोई भी किसी भी तरीके का एग्रीमेंट हुआ हो, यहाँ पर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है, उसको मॉडिफाई करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए बिल्कुल बोला जा सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड, आगे ये थोड़ा कंटिन्यूटी में है इसी के, प्रोवाइडेड सच टर्मिनेशन कॉमा सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन कैन बी डन आफ्टर ड्यू नोटिस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। उनका कहना है कि एकदम से यार ट्रिब्यूनल टर्मिनेट करने का बोल दी, ऐसा नहीं, दोनों पार्टीज को बताओ, उनको नोटिस दो और उनका वहाँ पर एक कंसेंट भी ले लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे एनी एक्ट इंक्लूडिंग ट्रांसफर, अब किसी भी तरीके का एक्ट है उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। एनी एक्ट इंक्लूडिंग ट्रांसफर, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट, एग्जीक्यूशन या किसी भी तरीके का एक्ट इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी विद इन 3 months बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन बी डीम टू बी फ्रॉडुलेंट। हो जरा इसका हम यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर ये टाइमलाइन है, यहाँ पर क्या हुआ है, एप्लीकेशन गई है, ठीक है, किसने एप्लीकेशन दी है, एक मेंबर ने एप्लीकेशन फाइल कर दी है ट्रिब्यूनल के पास में, ठीक है। लेट्स से 1 जनवरी 2020 को एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, उसके 3 महीने पहले, 3 months पहले में अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो बनाई गई थी, खरीदी गई थी कंपनी के नाम पर, जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन किए गए थे, अगर उस प्रॉपर्टी या कोई भी दूसरे असेट के ऊपर आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, डिलीवरी करवा दी है गुड्स की, किसी चीज़ का पेमेंट किया है, नया एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया है, किसी भी तरीके का आपने एक्ट किया है, इन 3 महीने के अंदर अंदर कैसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है, तो उस एक्ट को हम फ्रॉडुलेंट मानेंगे। जैसे इसको एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर सब हटा देते हैं और मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल से इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए 1/1/20 को एक एप्लीकेशन सबमिट की गई, यहाँ पर मेंबर्स का ऐसा कहना था कि कंपनी ने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीदी है, कंपनी के बिहाफ पर मिस्टर एक्स ने, जो यहाँ पर डायरेक्टर है और डायरेक्टर होने के साथ में वो 75% यहाँ पर शेयर होल्डिंग रखते हैं, ठीक है। उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है और ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ये प्रॉपर्टी उनके ही दूर के एक रिलेटिव से खरीदी गई है, ठीक है। और ये जो रिलेटिव है वो भी यहाँ पर शेयर होल्डर है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर
प्रॉपर्टी बेची है टू द कंपनी। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब उनको ये पता चला कंपनी को या इन डायरेक्टर को या इन रिलेटिव वाइसेस को कि यार मेंबर तो यहाँ पर कंप्लेंट फाइल करने वाले हैं, तो उन्होंने इन 3 महीने के अंदर अंदर फटाफट उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कुछ तो लोचा किया, एक नया एग्रीमेंट साइन किया और वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को बेच दी और उससे फ्रेश यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया टू द सेल टू द कंपनी। ठीक है, कंपनी को सेल करवा दिया किसी थर्ड पर्सन से। तो अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये फ्रॉडुलेंट होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के जस्ट 3 महीने पहले अगर आप कुछ भी कीड़ा करते हो तो उसको हम फ्रॉडुलेंट मानेंगे। मतलब 3 महीने पहले कोई भी एक्ट नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ अटका देते हैं। पूरा ट्रांजेक्शन आपको समझाएंगे, ट्रांजेक्शन के बाद में लिखेंगे और उन्होंने क्या किया था कि 3 महीने पहले वो आपको डेट काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो लिख देंगे नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर ऐसा एक्ट हुआ था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो एक्ट है उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट एक्ट है या फिर हम डीम्ड टू बी फ्रॉडुलेंट मानेंगे, उसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और ट्रिब्यूनल क्या बोल सकती है, वो किसी भी एमडी को हटा सकती है, मैनेजर को हटा सकती है, किसी एनी अदर डायरेक्टर को भी हटा सकती है, रिमूवल का भी बोल सकती है। ठीक है, अगर इन लोगों ने कोई भी गलत तरीके से पैसा कमाया है तो उसको रिकवरी का भी ऑर्डर वो दे सकती है। ठीक है, और क्या है, जिन लोगों को हटाया है तो उनकी जगह नए लोग भी तो आएंगे, तो जो नए लोग अपॉइंट किए जाएंगे उनका मैनर क्या होगा, द मैनर इन विच एमडी मैनेजर मे बी अपॉइंटेड टू एन ऑर्डर रिमूविंग द एग्जिस्टिंग एमडी और मैनेजर। तो नए लोग जो आ रहे हैं पुराने को हटा के, उनका तरीका क्या रहेगा अपॉइंटमेंट का, क्या वहाँ पर रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, क्या वहाँ पर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पर कुछ काम हो जाएगा, वो भी यहाँ पर ट्रिब्यूनल बताएगी। ठीक है, इसके अलावा जो लोग हटा रहे हैं उनके अलावा तो ठीक है, उसी सेम सीट को भरने के अलावा भी अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि डायरेक्टर और किसी को भी बनाना चाहिए, तो वो बना सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो खर्चा आ रहा है कंपनी से ले सकती है, कोई भी दूसरा मैटर है उसका दे सकती है, यहाँ पर ऑर्डर बिल्कुल दे सकती है। ठीक है, तो ये हमने क्या बात कर ली, हमने यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, नेचर ऑफ ऑर्डर्स क्या है ट्रिब्यूनल जो दे सकता है। सेक्शन 242 में यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पावर्स क्या है, तो ट्रिब्यूनल के पावर्स बेइंतहा पावर्स है। अगर आप आंख बंद करके सोचिए, आप मत करिए, ठीक है, पढ़िए क्या क्या पावर्स ट्रिब्यूनल के पास में हो सकती है, ज़रा सोचिए लॉजिकली। देखिए, पहला तो जो कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है वो गलत हो रहा था तो उनको रोक सकती है। इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ मैं आपको, जो कंपनी और एमडी के बीच में है या कंपनी या किसी थर्ड पर्सन के बीच में है, तो उस एग्रीमेंट को रोक दिया उन्होंने। टर्मिनेट कर सकती है किसी को, नए लोगों के अपॉइंटमेंट के बारे में बता सकती है, वो कॉस्ट रिकवर कर सकती है, वो इन लोगों ने जो पैसा कमाया है उसको वो अनड्यू गेन जो हम कहते हैं वो भी वो रिकवर कर सकती है। तो ये तो एमडी मैनेजर डायरेक्टर इनके पोस्ट से जो मिसयूज़ हुआ है उनको हटाना, नए को लाना, पैसे को रिकवर करना और उस एग्रीमेंट को कैंसिल करना, ये तो एक ही पॉइंट है जिसके अंदर 4 से 5 पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए, राइट। और स्टार्टिंग के बेसिक वाले क्या थे, अफेयर्स को कंडक्ट करने का बोल सकती है, शेयर होल्डिंग को सही करने का बोल सकती है, परचेज करने का, भाई तुम इसके शेयर खरीद लो, कंपनी को बोलेगी इसके शेयर वापस खरीद लो, तो चलो फटाफट। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक नॉलेज वाले जो है ये मैंने आपको यहाँ पर लॉजिकली बता दिए ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़रा उनको हम देख लेते हैं। अब ये जो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आया है क्या करेंगे उसका, हर चीज़ आरओसी को भेजनी है आपको, चुपचाप आँख बंद करके रजिस्ट्रार को 30 डेज़ के अंदर ये ऑर्डर फाइल करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर ट्रिब्यूनल बीच में कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है कि अगर उसको सिचुएशन ऐसी लगती है, सो इंटरिम ऑर्डर में बी पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल इफ इट विल थिंक फिट फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द कंपनीज अफेयर। उसको लग रहा है कि यार इंटरिम ऑर्डर देना इसलिए ज़रूरी है कंपनीज अफेयर्स को संभालने के लिए, तो वो दे सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मेंबर ने जो एप्लीकेशन फाइल करी है कंप्लेंट की, ठीक है, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की, लेट्स से ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है, जो यहाँ पर अल्ट्रा वायरस था, ठीक है, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट के खिलाफ जा रहा था, राइट। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने कोई एक ऐसा ऑर्डर प्लेस किया जो आपके मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऑल्ट्रेशन लाता है। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को आप, where an order of the tribunal makes any alteration in the MOA or articles of the company, then so देखिए ध्यान से पढ़िए आगे क्या लिखा है, shall not make any alteration whatsoever which is inconsistent with the order। तो आपको जो ऑल्ट्रेशन करने का बोला था ना हमने, सिर्फ वही ऑल्ट्रेशन होगा जो ट्रिब्यूनल ने बोला। उसके अलावा अगर आप ऑल्ट्रेशन कर भी रहे हो तो आप ऐसा ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते जो ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। प्लस अब आपका MOA और AOA ऑल्टर तो हो गया है,
तो वो जो ऑल्टर्ड कॉपी है वो भी तो भेजनी पड़ेगी ना आरओसी के पास में। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड ऑर्डर विथ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। इनकी कॉपीज ही भेज दो। और अगर इस पूरे 242 सेक्शन के अंदर आपने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया है बच्चों, कंपनी को 1 लाख से 25 लाख का फाइन लगेगा। हर ऑफिसर जो भी यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है उसको 6 मंथ्स की जेल हो सकती है और 25,000 से 1 लाख का फाइन उसको भी लग सकता है। ठीक है, सो 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रार आपको ध्यान रखना है। एमओए एओए का यहाँ पर जो ऑल्टरेशन हो रहा है वही ऑल्टरेशन होगा, इनकंसिस्टेंट ऑल्टरेशन नहीं हो सकता है। उसकी भी ऑल्टर्ड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, ये सब लेकर भेज दो चुपचाप। ठीक है, कहाँ पर भेज दो? आरओसी के पास में 30 दिन के अंदर। तो ये सेक्शन 242 हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है। इसमें इससे ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बहुत ही प्रिसाइज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए बुलेट्स मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। ये तरीका सबसे सही इसलिए है, पहली बात, मॉड्यूल का फ्लो आप मैच करेंगे मेरे नोट्स के साथ में, 100% मैच होगा। दूसरा पॉइंट, क्या हर पॉइंट कवर हो रहा है? यस। क्या हर पॉइंट पढ़ना पड़ रहा है पूरा पूरा? नो। मेन पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। क्या उसका सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन मिल रहा है? बिल्कुल, सेल्फ स्टडी से बेटर है। ठीक है, चलिए, तो 242 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब 242 के बाद में बच्चों यहाँ पर 243 भी आता है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ 243 को स्टार्ट करने से पहले। सो 243 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 242, क्योंकि 243 बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। 242 अगर आपने नहीं माना तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं उसकी बात यहाँ पर चल रही है। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और अच्छे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। पहली बात, मेयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर है, सो पहला पॉइंट, मेयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस among members themselves resulting in certain acts of irregularity or illegalities cannot be held as to be oppressive per se। उनका कहना है कि यार सिर्फ तुम लोगों के बीच में गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हम यहाँ पर उसको ऑपरेसिव बोल देंगे? नहीं हो सकता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि मेयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग मेंबर्स देमसेल्व्स। तो उन लोगों के बीच में ही अगर एक ऐसा द्वंद्व है बीच में या इरेगुलरिटीज है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं करना है, कुछ कह रहे हैं कि करना है, तो फिर यार वो गलत बात है ना यार, उसको हम ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा, जो डायरेक्टोरियल यहाँ पर कंप्लेन्स है कैन नॉट बी एंटरटेन इन सच अ पिटिशन। वो बात सही कह रहे हैं कि उसको हम यहाँ पर एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या एट द सेम टाइम हम ये बोल सकते हैं कि अगर कंपोजिट कंप्लेन है, मतलब कि एंड इट इज़ इन द केस ऑफ अ कंपनी इन नेचर ऑफ क्वासी पार्टनरशिप। क्वासी पार्टनरशिप क्या होती है सर? स्मॉल पार्टनरशिप्स ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच ऑल्दो ऑपरेटिंग एज ए लिमिटेड कंपनी। अब देखिए, इसके बाद हम थर्ड वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है ना उसको हम देखते हैं डायरेक्टली। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ठीक है, द मैटर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डीलर्स ऑफ द कंपनी। अब यार कंपनी के कौन डीलर्स रहेंगे, कौन रहेंगे, इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर 241। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, तो इसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, चलिए, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि जितनी भी बातें आप कर रहे हो, डीलर्स कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्या यहाँ पर ये 241 के अंदर आएगा क्या? नहीं। उन्होंने क्या लिखा है? इन अ ट्रिपेट्राइट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। 3 तरीके से एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट है, बीच में एक बंदा है, कंपनी है। अ प्रोजेक्ट वॉज असाइंड टू द कंपनी। ठीक है, इन दिस केस अ राइट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड। किसके अंदर? शेयर होल्डर्स के अंदर, जो मेजोरिटी में है, एंड नॉट इन द पर्सन हु माइट हैव प्रोक्योर्ड द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। एक बंदा है जिसने प्रोजेक्ट लाकर कंपनी को दिया है, तो कंपनी है, वो बंदा है और वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसके पास से वो आया या गवर्नमेंट है, एक तरीके से बात समझिए। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट के अंदर ये बंदा बोलेगा कि मैं यहाँ पर लाया हूँ, नहीं, मेजोरिटी शेयर होल्डर जो चाहेंगे ना वही होगा। यहाँ पर 241 की प्रोसीडिंग्स का मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अच्छा भैया, बैंक अकाउंट चलाना नहीं चलाना, ये जो यहाँ पर बात लिखी गई है, क्या ये ऑपरेशन के अंदर आएगा क्या? तो उन्होंने नहीं नहीं, ऑपरेशन अंदर क्यों आएगा? द डिसीजन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज बैंक अकाउंट आर अ पार्ट ऑफ द मैनेजरियल पावर ऑफ द डायरेक्टर्स। द मेयर फैक्ट द डायरेक्टर इज नॉट बीइंग एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑपरेशन। यार हम बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि ये ऑपरेशन हो गया क्या? हमारी इच्छा एक पावर्स के अंदर है, बट बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रही है, ऑपरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चलते जाते हैं हम फटाफट। अब अगला पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए, बैड डेट्स को राइट ऑफ करना। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, वो कमर्शियल डिसीजन है, यहाँ पर जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, सिक्स्थ वाला। इस पॉइंट का कहना है दोस्तों, अब देखिए प्रूफ तो मेंबर्स को ही करना पड़ेगा कि बहुत सही बात है यार, आपने ना यहाँ पर ऑपरेशन किया है तो प्रूफ तो हमको ही करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमको ज़रूरत रहेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने की, इंस्पेक्ट करने की। तो क्या ये जो मेंबर्स हैं वो अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए क्या वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए? और अगर कंपनी ने उन्होंने मना कर दिया तो उनके पास में और क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि राइट टू इंस्पेक्शन सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में नहीं है। अपने एलिगेशंस प्रूव करने के लिए शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड कि वो जाके अपने एलिगेशन प्रूव करने के लिए इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। बट एट द सेम टाइम ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी के केस के अंदर यहाँ पर कोर्ट ने बोला था कि यार आपको अगर मना कर दिया गया है, however mere denial of inspection whether during the pendency of the petition or before it does not amount to an act of operation। ठीक है, हमने आपकी बात मानी कि आपको बुक्स नहीं देखने दी गई, बट जस्ट बिकॉज बुक्स नहीं देखने गई इसलिए हम इस पूरे एक्ट को ऑपरेशन बोल दें, ऐसा नहीं होता है। दूसरे फैक्ट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट था, इंपॉर्टेंट था, वो भी मैंने आपको बोल दिया है यहाँ पर। नाउ यहाँ पर ट्रिब्यूनल को पूरा एक्ट ऑपरेशन वाला है कि नहीं है वो देखने के लिए कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अ सिंगल एक्ट ऑफ रेंटिंग आउट द प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी विदाउट द नॉलेज ऑफ द मेंबर्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज ऑपरेशन और मिसमैनेज। उन्होंने एग्जांपल दिया, यार एक प्रॉपर्टी दे दी तुमसे बिना पूछे, रेंट पे चढ़ा दी, तो क्या ऑपरेशन बोल दोगे क्या? कंटिन्यूटी होनी चाहिए पूरे एक्ट की। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो 243 अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है वो हमने एग्जांपल्स देख लिए। 242 खत्म हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर रहा है कि भैया अब 242 में एक ऑर्डर पास किया गया। ठीक है, जिस ऑर्डर के अंदर क्या बोला गया कि कोई भी एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, सेट असाइड किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, देन सच ऑर्डर शैल नॉट गिव राइज टू एनी क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी, ध्यान सुनिएगा, बाय एनी पर्सन फॉर डैमेजेस और कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और इन अदर रिस्पेक्ट। उन्होंने बोला, हमने एग्रीमेंट बोला जो एक कंपनी और एमडी के बीच में था। ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर ऑर्डर दिया कि अब ये एग्रीमेंट इज़ नो मोर। भाई साहब यहाँ पर खाली हो गए, घर बैठ गए, इनके पास में पैसा नहीं है। ये गए केस करने के लिए कि मैं 25 लाख रुपए साल का यहाँ पर एज एन एमडी कमाता था, अब मुझे नहीं मिल रहा है, लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, उसकी वजह से मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो 243 यहाँ पर प्रोटेक्शन में आता है 242 के, कि अगर ट्रिब्यूनल कोई भी ऐसा ऑर्डर देता है तो कोई भी पर्सन जिसके लिए यहाँ पर एग्रीमेंट कैंसिल किया गया था वो यहाँ पर मुंह उठा के नहीं आ सकता और ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे डैमेजेस चाहिए क्योंकि मेरा लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, या और कोई रीज़न है, सिर्फ लॉस ऑफ ऑफिस नहीं और भी कोई रीज़न हुआ, तो वो यहाँ पर कोई भी क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ये बात क्लियरली उन्होंने बोल दी है। और उन्होंने क्या बोला है कि जिस बंदे को निकाला गया है ना उसको 5 साल तक वापस से रीअपॉइंट भी नहीं किया जा सकता। सो 5 ईयर्स तक भाई साहब आपको कूलिंग पीरियड दे दिया गया है, नाउ यू कांट कम बैक। और अगर ये चीज़ें नहीं मानी जाती है तो पेनल्टी फॉर एनी पर्सन हु नोइंगली एक्ट एज अ एमडी और अदर डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ अ कंपनी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोसीजर, आपको मना किया है तो भी अगर आप एमडी या डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड करते हो, वैसे एक्ट करते हो, बाहर वाले लोगों को दिखाते हो दैट यू आर स्टिल द एमडी ऑफ दिस कंपनी, तो आपके ऊपर 6 मंथ्स की जेल और 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है बस। ठीक है, सो ये हुआ सेक्शन 243 और 242। अब जो एक सेक्शन बचा हुआ है 245, वो क्लास एक्शन हम यहाँ पर समझते हैं। तो इस तरीके से 241, 242, 243, 244 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर। 245 को आइए समझते हैं यहाँ पर। अब जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो है क्लास एक्शन। क्लास एक्शन इंडिया में इतना फेमस नहीं है जितना बाहर कंट्रीज़ में फेमस है। सो क्लास एक्शन इज अ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑब्वियसली in which one or several plaintiffs यानी कि सर एक आदमी और एक से ज़्यादा आदमी, यानी कि सर 100 लोगों की एक साथ क्या यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है? वो बोल रहे हैं यही होता है। ब्रिंग अ लॉ सूट ऑन बिहाफ ऑफ अ लार्जर ग्रुप नोन एज द क्लास। क्लास लिखा है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर क्लास या सेक्शन के बिहाफ पर एक बंदा या पूरी एक फर्म उस पूरे क्लास के बिहाफ पर लॉसूट फाइल करती है और उस लॉसूट को फाइल करने के बाद में लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है। यानी कि सर एक साथ 100, 150 कितने भी लोग हैं उनके इंडिविजुअल केसेस को लेकर रिसीव करके एक बंदा बैठकर केस फाइल करता है। मैंने टेबल लगा ली, आओ भैया किस किस को दिक्कत है, सबका मैंने यहाँ पर
एक्शन सुन लिया और उस पूरे क्लास के कम्युनिटी के बिहाफ पर मैंने जाकर एक लॉ सूट फाइल कर दिया, तो उसे क्लास एक्शन बोला जाता है। द जजमेंट और सेटलमेंट agreed to arise from the suit covers all members or the group or class where penalties paid by the defendant are divided up among class members। तो अगर रिजल्ट कैसा भी आए, यहाँ पर जजमेंट और सेटलमेंट जब भी होगा, अगर 100 लोगों की यहाँ पर फाइल थी तो 100 के 100 के बीच में यहाँ पर ये बट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्लास एक्शन हुआ क्या, एक क्लास के अगेंस्ट में कुछ लोग, सिंगल पर्सन भी हो सकता है, 2-3 लोग भी हो सकता है, एक फॉर्म भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक प्लेंटिफ बहुत पूरी एक क्लास के बिहाफ पर एक लॉसूट फाइल करता है और लीगल प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है, ठीक है, उसे यहाँ पर क्लास एक्शन बोला जाता है। नाउ अब मेंबर्स हैं, मेंबर्स का क्राइटेरिया हमने देखा तो मिनिमम 100 का था, याद है आपको, याद है 1/10 का था, 10% ऑफ नंबर्स होना चाहिए। अगर नंबर्स की बात करो तो एक कंपनी के इशूड शेयर कैपिटल के हिसाब से 50,000, 60,000, 1-1 लाख मेंबर्स होते हैं। 10% भी पकड़ो, 10-10 हज़ार मेंबर्स होते हैं। 10,000 मेंबर अकेले जाएंगे क्या बार बार, नहीं। तो 10,000 के लिए क्लास हो गई एक, उन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स एक बंदा या एक फर्म वहाँ जाके लॉसूट फाइल करेगी, तो क्लास एक्शन हो गया। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिपॉजिटर्स या फिर मेंबर्स, सर डिपॉजिटर्स भी यहाँ पर आ गए हैं क्या, यस, राइट। तो यहाँ पर क्लास एक्शन फाइल की जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स। मेंबर्स ही कर सकते हैं इस पूरे सेक्शन के अंदर, इस पूरे ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, तो मेंबर्स तो होंगे ही सही, डिपॉजिटर्स भी यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। व्हेन भैया, इफ दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट द मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर प्रेजुडिशियल, ये हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, ठीक है, कि अगेन मेंबर्स क्या दिक्कत हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है यार, अफेयर्स ऑफ द कंपनी सही नहीं चल रहे ना यार, प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मेंबर्स और डिपॉजिटर्स। तो जब ऐसा होता है इनके बिहाफ पर क्लास एक्शन फाइल की जा सकती है, ठीक है, तो वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स और डिपॉजिटर्स। कौन, ऐसे प्लेंटिफ जो किसी के बिहाफ पर केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी क्लास एक्शन होती है तो कुछ ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, यस, तो ऑर्डर्स की लिस्ट जरा आप देखेंगे, ये पूरे ऑर्डर्स की लिस्ट है। अब यहाँ पर टोटल कितने सब सेक्शन से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। 10th भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 तक कवर कर लिया है। सो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर लिख देते हैं 8 और 9, टोटल ये 9 सब सेक्शंस हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं अकॉर्डिंग टू क्लास सेक्शन। अब ज़रा एक एक क्वेश्चन पे रेज करते जाइए। पहला क्लास एक्शन बोला, फाइल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या ऑर्डर्स आएंगे भैया, तो ट्रिब्यूनल बोल देगी यहाँ पर क्या ऑर्डर्स, ऊपर देखे थे हमने ऑर्डर्स पावर ऑफ ट्रिब्यूनल के अंदर थोड़े वैसे ही है, ठीक है। अगर आप अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहे थे तो आपको रोका जा सकता है, अगर आप मेमोरेंडम के खिलाफ जा रहे थे, आप आर्टिकल के खिलाफ जा रहे थे तो आपको रोका जा सकता है। क्रॉस कर रहा हूँ मतलब रेस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। सो अल्ट्रा वायरस यानी कि आप ऑब्जेक्ट के खिलाफ चले गए, आप मेमोरेंडम के खिलाफ चले गए, आपने इनके खिलाफ जाते हुए कोई रिजोल्यूशन पास करना चाहा तो उसको रोका जा सकता है, क्योंकि रिजोल्यूशन को वॉइड बोल दिया जाएगा। उस रिजोल्यूशन पर एक्ट करने वाले हैं कंपनी या डायरेक्टर्स, तो उनको रोका जा सकता है, ठीक है। ये तो छोड़ो, आप अल्ट्रा वायरस छोड़ो, मेमोरेंडम छोड़ो, पूरे एक्ट के अगेंस्ट में जाकर ही आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको रोका जा सकता है, ठीक है। आप रिजोल्यूशन लिया गया था, कंपनी ने बोला था कि जब भी अगर अपॉइंटमेंट होगा फॉर सो एंड सो पर्सन तो यहाँ पर 75% ऑफ शेयर होल्डर्स का वोट लेना पड़ेगा। आप इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइड की जा चुकी है, कॉन्ट्रेरी आप जा रहे हो, तो वो करने से भी आपको रोका जा सकता है, ठीक है। टू क्लेम डैमेजेस और कॉम्पनसेशन और डिमांड फ्रॉम और अगेंस्ट। अब ऑर्डर क्या पास किया जा सकता है कि भैया नुकसान हुआ है, कॉम्पनसेशन लेना है, डिमांड करना है, चाहे किससे करना हो और अगेंस्ट करना हो। तो कंपनी और डायरेक्टर ने अगर मिलकर या अकेला अकेले कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो इनसे पैसा लिया जा सकता है, और अगर इनके साथ में ये गंदगी हो गई है तो ये भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है। और क्या बात है यहाँ पर, और बात है यहाँ पर कि सिर्फ कंपनी डायरेक्टर की बात नहीं है, ऑडिटर ने कोई मिस स्टेटमेंट दे दिया, इम्प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया, तो वो ऑडिट फर्म या फिर पूरा ऑडिटर, उनसे भी हम यहाँ पर कंपनसेशन ले सकते हैं। कोई एक्सपर्ट ने गलत स्टेटमेंट दे दिया, एडवाइज़र ने गलत स्टेटमेंट दे दिया, कंसल्टेंट ने दे दिया, तो यहाँ पर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ये बोल सकती है कि बॉस कंपनसेशन आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर आ सकता है आपके अल्ट्रा वायरस एक्ट को रोकने के लिए, MOA के अगेंस्ट जाने से रोकने के लिए, रिजोल्यूशन
ऐसा रिजोल्यूशन पास करना जो एमओए के खिलाफ है उसको रोकने के लिए, उस रिजोल्यूशन पर मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को यहाँ पर एक्ट नहीं करने देना, वो रोकने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। प्रोविजन ऑफ एक्ट के अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते, उसको रोकने के लिए यहाँ पर बोला जा सकता है। ठीक है, जो रिजोल्यूशन ऑलरेडी सेट है आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। इन लोगों से कॉम्पनसेशन डिमांड करी जा सकती है, चार्जेस कलेक्ट किए जा सकते हैं। कंपनी, डायरेक्टर्स, ऑडिटर फर्म, ऑडिटर, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, इन सब लोगों से। ठीक है, आगे और क्या ऑर्डर दिया जा सकते हैं, बस। तो ऑर्डर सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर हो गए। चलिए हमारी यहाँ पर लिस्ट कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बोल रहा है ऑर्डर्स। ठीक है, सेकंड सबसेक्शन नंबर 2 क्या बात कर रहा है कि भैया ये तो बता दो कि कौन से मेंबर्स, कौन से डिपॉजिटर्स क्लास एक्शन के लिए अपने बिहाफ पर क्लास एक्शन फाइल करवा सकते हैं, सब कुछ देखा हुआ है ऑलरेडी। जो सेक्शन 241 के अंदर हम देख के आए हैं, नहीं 241 में तो एप्लीकेशन दी जाती है, 244 में जो हम देख के आए हैं वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। शेयर कैपिटल है या शेयर कैपिटल नहीं है, नहीं है तो 20% इन नंबर्स, अगर है तो 100 या फिर 10%, विच एवर इज़ लेस, या फिर वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो 1/10 यहाँ पर चाहिए, यानी कि 10%। डिपॉजिटर के केस में क्या होगा, 100 होगा, या फिर सच परसेंटेज जो यहाँ पर टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट बताती रहती है, विच एवर इज लेस, या फिर नंबर्स की बात करेंगे तो सच परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 244 जैसा ही यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो 2 के अंदर क्या हो गया दोस्तों, 2 के अंदर हो गया क्राइटेरिया, ये हमने देख लिया है। चलिए आ जाइए 3 के अंदर। 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। हर किसी का एप्लीकेशन ले लेंगे क्या हम, कोई भी आके एप्लीकेशन देगा, क्राइटेरिया मैच कर लिया तो देख लेंगे क्या, नहीं। ट्रिब्यूनल कुछ बातों का ध्यान रखेगा, कुछ फैक्टर्स को वो स्पेसिफिकली यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बताएगा कि एप्लीकेशन लेनी है कि नहीं लेनी है। वो एप्लीकेशन क्या है, पहली बात क्या मेंबर और डिपॉजिटर गुड फेथ में वो ट्रांजेक्शन किया था, कोई एविडेंस है कि नहीं है, क्या कॉज ऑफ एक्शन जो है इज वन विच द मेंबर और डिपॉजिटर कुड परस्यू इन हिज ओन राइट्स, खुद के राइट्स में होना चाहिए। हमने पढ़ा ना इस पूरे चैप्टर में, कैपेसिटी एज अ मेंबर की कैपेसिटी में ही वो केस फाइल किया जा सकता है। तो जो कॉज ऑफ एक्शन है क्या वो उनकी सीमाओं के अंदर है, वो भी देखना पड़ेगा। ऐसा कोई एविडेंस अवेलेबल है क्या जो ये बताता है कि मेंबर और डिपॉजिटर जो हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन द मैटर बीइंग प्रोसीडेड, यानी कि कोई अपनी पर्सनल फाइट तो यहाँ पर नहीं लड़ रहा है। अगर कोई पर्सनल फाइट लड़ रहा है तो फिर बात गलत है यार। तो कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी तो एविडेंस होना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल को वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो एक्ट है वो अकर हो चुका है कि होना बाकी है, यानी कि जो कॉज ऑफ एक्शन है, लेट्स से प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं जो गलत होगा, तो वो ऑलरेडी अकर नहीं हुआ ना, येट टू अकर है। तो ट्रिब्यूनल को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर येट टू अकर है तो आप ही देखो कि ऑथराइज्ड बाय द कंपनी है क्या, कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है क्या, क्या उसके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पास किया जा चुका है क्या, और उसको फ्यूचर में क्या सभी लोग रेटिफाई करने वाले हैं क्या, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी अकर हो चुका है, एक बार गलती हो चुकी है, तो क्या फ्यूचर में वापस से कंपनी उसको रेटिफाई करेगी क्या, इन दोनों बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉज ऑफ एक्शन इज हैज़ बिन अकर्ड और येट टू अकर, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, सो थर्ड में क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब फोर्थ पॉइंट, व्हेन एप्लीकेशन हैज़ बिन एडमिटेड। अब एप्लीकेशन एडमिट कर ली गई है तो अब क्या करना है, तो दुनिया जहान को बताना पड़ेगा ना कि इस कंपनी के अगेंस्ट में ये क्लास एक्शन फाइल हो गया है, लॉसूट फाइल हो गया है। सबसे पहला पब्लिक नोटिस दे दो सबको, यानी कि मेंबर्स को, डिपॉजिटर्स को, सबको पब्लिक नोटिस जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर और भी कोई ऐसी सिमिलर एप्लीकेशंस हैं तो उन सबको कंसोलिडेट करके एक सिंगल एप्लीकेशन बना दो। इतनी सारी अलग अलग लॉसूट्स करके क्या फ़ायदा, बराबर अलग अलग एप्लीकेशन बहुत लोगों ने फाइल कर दी तो नहीं। तो क्या करेंगे कि अगर 4 लोगों ने सेम क्लास एक्शन के लिए फाइल किया है तो चारों एप्लीकेशन को कंबाइन करके एक ही एप्लीकेशन बना दी जाएगी, और सब मेंबर्स और डिपॉजिटर को मौका दिया जाएगा, शुड बी अलाउड टू चूज द लीड एप्लीकेंट। उनका लीड एप्लीकेंट कौन है ये चूज करने का उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन के चलते बहुत सारे यहाँ पर एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ओनली वन। ठीक है, सेम कॉज के लिए
ये बात भी सही है। जितनी भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस है कनेक्टेड विद द एप्लीकेशन ऑफ क्लास एक्शन शैल बी डिफ्राइड बाय द कंपनी, कंपनी पे करेगी, और एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑपरेसिव एक्ट। ठीक है, तो ये हो गई कॉस्ट की बात हो गई और एक्सपेंसेस की बात हो गई। तो यहाँ पर हमने फोर्थ के अंदर क्या देख लिया है, आफ्टर एप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ऑर्डर्स हो गए, क्राइटेरिया हो गया, फैक्टर हो गए, आफ्टर एप्लीकेशन हो गया। अब ये छोटे छोटे यहाँ पर कुछ सबसेक्शन है, ज़रा उनको देख लेते हैं। उनका कहना है कि जब ऑडिट फर्म की लायबिलिटी होती है ना, तो सिर्फ अकेले की नहीं होती है, हर पार्टनर की होती है जो इन्वॉल्व थे उस इम्प्रॉपर या मिसलीडिंग स्टेटमेंट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर लायबिलिटी ऑफ द होल फर्म प्लस एवरी पार्टनर। ऑर्डर बाइंडिंग रहेगा सब मेंबर्स और डिपॉजिटर के ऊपर, यहाँ तक कि ऑडिटर के ऊपर, यहाँ तक कि एक्सपर्ट के ऊपर, कंसल्टेंट के ऊपर, एडवाइज़र के ऊपर। ठीक है, अगर आपने ये सब बातें नहीं मानी तो पनिशमेंट होगी 5 से 25 लाख रुपए की कंपनी के ऊपर। हर ऑफिसर 3 साल के लिए अंदर जा सकता है और 25,000 से 1 लाख रुपए का फाइन उसके ऊपर भी लग सकता है। अब अगर कोई भी एप्लीकेशन एंड एनी एप्लीकेशन विच इज़ फ्रिवलस इन नेचर, यानी कि सीरियसनेस नहीं है, कोई बेसिक फैक्ट्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, बस एप्लीकेशन फाइल करना है कर दी, तो अगर कोई भी मस्ती में कोई फ्रिवलेस एक्ट के चलते हो आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी ना इतनी बड़ी, ट्रिब्यूनल के सामने ट्रिब्यूनल बोलेगा उस बंदे के ऊपर, एप्लीकेंट के ऊपर 1 लाख रुपए का हम फाइन लगाएंगे। ठीक है, और ये जो पूरा सेक्शन है ये बैंकिंग कंपनी के ऊपर अलाउड यानी कि फॉलो नहीं होता है। सो यहाँ पर आप बैंकिंग कंपनी पे क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रिवलेस करके आप 1 लाख रुपए लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पनिशमेंट का डाल सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ में आप क्या है, सिक्स्थ में हमने बात करी थी बाइंडिंग और यहाँ पर लाइबिलिटी की। सो ये हो गया लाइबिलिटी ऑन ऑल, और सिक्स्थ हो गया यहाँ पर बाइंडिंग का। ठीक है, इस तरीके से 9 के 9 सबसेक्शंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं विच इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 245 क्लास एक्शन। तो अगर इस पूरे वीडियो की हम बात करें दोस्तों, 245 में हमने क्लास एक्शन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, राइट। क्लास एक्शन के साथ में हमने पहले 2 कनेक्टेड सेक्शन देखे, सेक्शन 242 और सेक्शन 243। 243 इज नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन 242, और 242 में हमने बात कर ली है किस तरीके से यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास में पावर्स हैं। तो ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने बातें कर ली है 241 से शुरुआत करके एप्लीकेशन कौन कर सकता है, 244 में उसका क्राइटेरिया देख लिया है, 241 244 एक साथ देखा, 42 43 और 45 अभी हमने इस वीडियो में देखा। तो टोटल 2 वीडियो के अंदर हमने ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर कर लिया है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, कुछ नहीं छोटे छोटे मैं कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर के थ्रू, ज़रा देखिए। ठीक है, पहला मुझे क्या बताइए, एक कंपनी है जिसके अंदर 10 शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, इस कंपनी के अंदर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब कि कितने मेंबर्स यहाँ पर चाहिए रहेंगे 244 के हिसाब से जो यहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो सबसे पहली बात हम 244 में क्या पढ़ के आए, अगर आप नंबर का क्राइटेरिया देखें और आप वैल्यू का क्राइटेरिया देखें, किसी में से भी एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर में 100 है या फिर 10% ऑफ टोटल नंबर है, और वैल्यू में अगर हम देखें तो 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है। हमारे पास नंबर्स क्या दे रखे हैं, 10 शेयर होल्डर है, उसका 10% कितना होता है, 1। ठीक है, तो क्या एक सिंगल पर्सन भी यहाँ पर केस फाइल कर सकता है, यस, क्योंकि वो क्राइटेरिया मैच हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके पास में, वो आपको समझने पड़ेंगे। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि लेट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या यहाँ पर किसी एंटिटी के पास जा सकती है अगर उसको लग रहा है कि कोई एक रैंडम कंपनी है जो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट कर रही है। तो पहली बात, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये राइट है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम कर सकती है क्या, तो उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। कौन बोलता है, सेक्शन 241 बोलता है। 241 राइट देता है एक मेंबर को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो भी यानी कि खुद ही जाके आगे जाके कंप्लेंट कर सकती है, ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। ठीक है, और देखते हैं चलिए 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स से एक कंपनी है जिसकी यहाँ पर शेयर कैपिटल है 5 करोड़ रुपए। ठीक है, 5 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर उसका शेयर कैपिटल है। सो यहाँ पर 5 करोड़ का पूरा शेयर कैपिटल है, यहाँ पर 5 लाख उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, राइट। 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, 100 रुपये का एक शेयर हो गया। बट उन्होंने बोला है कि इसके जो मेंबर्स हैं ना वो 500 ही है। अब ध्यान रखिएगा मेंबर्स 500 है, शेयर होल्डर की बात नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पर 80 शेयर होल्डर्स गए इन नंबर्स और उन्होंने यहाँ पर पिटिशन फाइल किया। पहली बात, क्या ये बात बराबर है कि नहीं है। ठीक है, जो 80 शेयर होल्डर्स हैं वो होल्ड करते हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जिनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इंटू 100 हम करते हैं तो 10 लाख। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, सेक्शन 244 के हिसाब से क्या होना चाहिए नंबर्स, या तो 100 होना चाहिए
या 1/10 होना चाहिए, 1/10 ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है। कितना है 500 का 1/10 50, विच एवर इज लेस में जाना है हमको, ठीक है। सो 150 क्या हो गया 50 हो गया, रिक्वायर्ड 50 था, दिया कितना 80, तो सर ये बात तो बराबर लग रही है। चलिए वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं। वैल्यू चाहिए 10% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जो इश्यू कर रखा है आपने उतने का, ठीक है। सो 10% कितना होता है, अगर आप यहाँ से 10% कैलकुलेट करेंगे सो ये 10 लाख यहाँ पर होल्ड ऑलरेडी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 10% कैलकुलेट करते भी हैं विच कम्स टू 5 करोड़ का, हम यहाँ पर देखेंगे 50 लाख, बट इससे हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पर नंबर और वैल्यू में हमको दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया यहाँ पर हमको अप्लाई करना था? यस, वैल्यू का क्राइटेरिया यहाँ पर 50 रिक्वायर्ड था और 80 मेंबर्स ने जाकर पिटिशन फाइल किया है, तो इसको हम राइट मानेंगे, इसलिए इन दिस केस बात बराबर है। क्वेश्चन आगे हो जाता है, वो कहता है कि लेट्स से ये 80 में से 40 मेंबर्स जितने हैं 40 मेंबर बाद में अपनी कंसेंट विड्रू कर लेते हैं, तो क्या ये मेंटेनेबल रहेगा पिटिशन? तो ये सेक्शन कहता है बिल्कुल, बाद में कुछ भी हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अगर यहाँ पर सभी चीज़ें सही चलती है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एग्जांपल्स देखे हैं, 2 एग्जांपल्स देखे हैं, मॉड्यूल में भी कुछ डिस्कस किए गए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 3 यहाँ पर क्वेश्चन हमने देखे हैं। सो इसी के साथ में वीडियो हमारा पूरा एंड होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ में सेक्शन 241 से 245 तक प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके पहले आपको और बाद में जो भी जितने भी चैप्टर्स है कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स के अलावा उनके हम वीडियोस बनाते जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो दोनों वीडियोस दोनों पार्ट्स देखिए, इस चैप्टर को पूरा स्टडी कीजिए, समरी नोट्स बनाइए और अगले चैप्टर पे मूव ऑन कीजिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।